हाय गाइस, वेलकम बैक टू विदाश्री लर्निंग ऐप। तो गाइस आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक जानेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज तो आप सभी को पता है, जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है और ज्यादातर आप यही फॉर्मूला यूज करते हुए देखेंगे। और इससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे इवेंट्स के बारे में जानेंगे, सैंपल स्पेस के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी इवेंट्स हैं यहाँ पे, तो जिनका समझना यहाँ पे बेहद जरूरी है अगर आपको प्रोबेबिलिटी में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस के बारे में। तो देखिए, सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, एक कॉइन में या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। अब इस कॉइन को आप अगर दो बार उछालो, अगर इस कॉइन को आप दो बार उछालोगे तो इसके कितने आउटकम आएंगे? देखो, इसका भी एक फॉर्मूला है निकालने का कि अगर आप किसी सिक्के को दो या तीन बार उछालते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि इसमें टोटल आउटकम है कितने? आउटकम की पावर कितनी बार आपने उसको उछाला। चलो मैं ऐसे सिंपल लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक सिक्के को आप एक ही बार उछालते हैं तो एक सिक्के में दो आउटकम होते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी आउटकम कितने हैं? दो। और कितनी बार उछाला? एक बार। तो केस कितने बनेंगे? दो बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? दो होंगे, यानी एक हेड होगा और एक टेल होगा। अगर सिक्के को आप दो बार उछालते हैं या फिर दो अलग अलग सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो आपका ये बात एक ही है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, अगर आप एक सिक्के को दो बार उछालो या दो अलग अलग सिक्के को एक बार उछालो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनेंगे? आउटकम कितने हैं? दो। आउटकम दो है। कितनी बार उछाला? दो बार उछाला, तो 2 की पावर 2 यानी कितना आ गया? 4। अब आउटकम बनेंगे कैसे? ध्यान दो, यहाँ पे या तो हेड हेड आएगा या फिर हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा। सिंपल सी बात। तो ये आपका क्या बन गया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब जब इन टोटल नंबर आउटकम को हम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो आपके बनते हैं, इनको अगर हम एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें और उनको कॉमा से सेपरेट कर दें तो इसी चीज को बोल देते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस। तो ये आपका सैंपल स्पेस है किस चीज का? जब आप एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस ये बनेगा। या मैं बोलूं अगर आप दो अलग अलग सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस ये बनेगा। और ये सैंपल स्पेस किसका है? जब आप सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डाइस की बात करूं तो एक डाइस में आपके टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ये आपकी इक्वली लाइकली इवेंट है। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं एक सिक्के को उछालूं तो उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो फेवरेबल आउटकम क्या है आपका? H है, क्योंकि आपने सिक्के को एक ही बार उछाला है तो यानी एक है, एक बार हेड आया है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? दो हैं, क्योंकि हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती? 1/2 हो जाती। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा था कि जो यहाँ पे वो है आउटकम है वो क्या है, सॉरी, जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वली लाइकली है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप टेल निकालते हैं तो टेल भी यहाँ पे कितना है? एक ही है। फेवरेबल आउटकम में आपका 1 आता और टोटल नंबर ऑफ आउटकम में कितना आता? 2 आता। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे क्या है? सेम है। तो इस टाइप की इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, जहाँ पे दोनों चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो? सेम हो। या अगर मैं एक डाई को उछालूं तो उसमें जो डाई में नंबर्स दिखेंगे आपको, पहले निकालते हैं कि एक डाई को जब आप एक बार उछालते हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनते कितने हैं? टोटल नंबर आउटकम कितने हैं? उसमें 6 है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? आउटकम की पावर कितनी बार उछाला? टोटल आउटकम की पावर कितनी बार उछाला। अगर आपका डाई है तो उसमें 6 आउटकम होंगे, अगर आपका कॉइन है तो उसमें 2 आउटकम होंगे। और इसको आपने अगर एक बार उछाला तो आपके कितने आउटकम बनेंगे? 6 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके आउटकम बन गए। और इसमें अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/6 होगी। अच्छा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूं कि आप सभी की अगर प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, यानी आप 1/6 सबको ऐड करते हैं तो इनका सम 1 के इक्वल आएगा, राइट? तो इनका सम क्या आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो ये 1/2 प्लस 1/2, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आपको क्लियर है।
आउटकम कैसे निकाले जाते हैं वो भी आपको क्लियर है। अगर मान लो एक डाई को 2 बार उछालते हैं आप तो क्या आता, 6 की पावर 2 और ये कितना आता, 36। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनते, 36 बनते। और एक किस टाइप का देखने को मिलता है आपको, अगर इसका सैंपल स्पेस आप बनाते तो ऐसा बनता 1, 1, 1, 2, 1, 3। इसी तरह से कहाँ तक जाते हैं, 1, 6 तक जाता। और यही ऐसे 2, 1 बनता, फिर नीचे कहाँ तक जाता है, 6, 1 तक जाता। और फिर इसको आप आगे ले जाते हैं, ऐसी सारी लाइंस आगे ले जाते हैं आप, तो टोटल यहाँ आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे टोटल कितने आउटकम बनते हैं। और मान लो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ करली ब्रैकेट से, तो यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट क्या होता है, 6, 6 होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सेपरेटली आप समझ लेना, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आपको एक पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कॉइन के केस में बताया, वैसे ही आपको मैं अगर यहाँ बताऊँ कि एक डाई को आप 2 बार उछालो या 2 अलग अलग डाई को 1 बार उछालो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे लिखोगे आप, मैंने आपको ये मेथड यहाँ पे बता दिया। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे इवेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इवेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इवेंट है यहाँ पे इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो आपका है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है आपका, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और श्योर इवेंट क्या होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, अब इसको अगर एक सिंपल तरीके से समझा जाए तो जैसे कि 5 है, ये आपका जो नल सेट है, ठीक है, ये 5 है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। अगर मैं किसी के भी सैंपल स्पेस की बात करूं तो वो एक श्योर इवेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बस बेसिक इसका पता होना चाहिए कि श्योर इवेंट क्या होते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं। अगली इवेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए सेकेंड इवेंट आती है आपकी सिंपल इवेंट, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल इवेंट्स क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई सैंपल स्पेस है, ये किसी भी चीज़ का सैंपल स्पेस हो सकता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक अलग से इवेंट लिखी है इसमें, जिसमें एक सिंगल पॉइंट है। किसका है, सैंपल स्पेस का एक सिंगल पॉइंट है। तो जहाँ पे आप किसी भी सैंपल स्पेस से एक पॉइंट, मतलब जब आपका कोई भी इवेंट, जब किसी सिंपल इवेंट का सिर्फ एक ही पॉइंट कंसीडर करता है, तो ऐसे इवेंट को बोला जाता है आपका सिंपल इवेंट। और मैं बात करूं कंपाउंड इवेंट की, तो कंपाउंड इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जो सैंपल स्पेस के मोर देन 1 सिंगल पॉइंट से ज्यादा क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे 5, 10, 12, 25 यहाँ पे क्या एक सैंपल स्पेस है, तो एक इवेंट क्या है 10, 12 और एक इवेंट क्या है 5, 12, 25। तो सिर्फ ये एक पॉइंट को कंसीडर नहीं करता, एक से ज्यादा पॉइंट को कंसीडर करता है। तो ऐसी इवेंट्स को बोला जाता है यहाँ पे कंपाउंड इवेंट। तो बहुत सिंपल सी चीज थी यहाँ पे। पहली इवेंट थी आपका इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, दूसरी सिंपल इवेंट, एंड तीसरी आपकी थी कंपाउंड इवेंट। अब बात करते हैं अगली इवेंट की। अब नेक्स्ट इवेंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है आपका, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी एक बॉक्स है, अब इसमें 5 आपके रेड मार्बल हैं और 5 और मान लीजिए 6 आपके ब्लैक मार्बल हैं। सिंपल। अब अगर आप इनमें से कोई एक मार्बल निकालते हैं और वो मार्बल अगर रेड है, ठीक है, इनमें से आपने रैंडमली कोई एक मार्बल को चूज किया और वो रेड निकल के आ गया, तो इस रेड वाले मार्बल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल सी चीज है, पीआर कितना हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने आपके पास, सॉरी फेवरेबल आउटकम कितने आपके पास 5, क्योंकि 5 से ज्यादा रेड मार्बल तो है ही नहीं यहाँ पे और टोटल मार्बल कितने आपके पास 11, 6 ब्लैक और 5 रेड, तो 5/11 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। अब अगर इस मार्बल को आप वापस इसमें नहीं रखते हो, अगर इस रेड मार्बल को वापस इसमें नहीं रखते हो, तो नेक्स्ट आपका आप मार्बल यहां से निकालते हो, नेक्स्ट मार्बल आप यहां से पिक करते हो, तो यहां पे अब केस क्या हो गया, यहां पे 4 मार्बल रेड वाले बचे और 6 ब्लैक मार्बल आपके यहां पे बचे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट रेड मार्बल, नेक्स्ट में जो रेड मार्बल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/11, सॉरी 4/10, क्योंकि एक मार्बल तो आपका निकल गया वहां से। तो ये जो सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है जिसमें आपका रेड मार्बल निकल के आ रहा है, वो क्या है, वो पहली वाली इवेंट पे डिपेंड करती है। कैसे कर रही है, अगर मान लो आपने जो चूज किया वो रेड मार्बल नहीं होता, वो ब्लैक मार्बल होता, तो उसमें एक रेड मार्बल आपके 5 के 5 रहते ना। तो मतलब ये जो मैं आपको केस बता रहा हूं ये इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है, यानी अगर आप मार्बल को वापस नहीं रखते हो तो जो उसमें सेकंड केस में अगर आप रेड मार्बल निकलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी
किस पर डिपेंड करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी? वो पहले वाले केस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपने मार्बल, जो आपका आपने स्टार्टिंग में मार्बल निकाला वो रेड निकला और उस मार्बल को आप वापस से उस बॉक्स में डाल देते, तो उसके बाद आप फिर से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं रेड मार्बल के आने की, तो वापस से क्या होती है? वो 5/11 ही होती, क्योंकि आपने मार्बल को उसमें डाल दिया। या उसके बाद अगर मैं सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी निकालता, मतलब मार्बल को वापस रखने के बाद, तो उसमें अगर ब्लैक वाला अगर मार्बल निकलता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 6/11। और ये जो सेकंड वाला केस है, इस सेकंड वाले केस की प्रोबेबिलिटी पहले वाले केस पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं डिपेंड करती? क्योंकि आपने मार्बल को वापस से उसमें रख दिया है। अब नेक्स्ट केस में क्या भी कोई सा भी केस बने, वो पहले केस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसी केस को बोला जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। आई होप आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, तो आपको यहाँ पे फंडा क्लियर हो गया होगा। तो डिपेंडेंट इवेंट क्या होती है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है, ये आपको अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इवेंट है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका एक सैंपल स्पेस ही है, इसमें 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे एक डाई वाला केस लिया मान लीजिए, और मैंने यहाँ से एक इवन इवेंट लिखा, इनमें से कोई भी इवेंट आप बना सकते हो। 1 2 मैंने यहाँ पे एक ले लिया, और E2 एक इवेंट ले लिया मैंने 4 5, ठीक है। अब आपके ऐसे इवेंट बन रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक इवन इवेंट है, एक E2 इवेंट है। ये कुछ कंडीशन है, जो भी आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग ये इवेंट्स बनेंगे। मैं तो रैंडमली आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। जो आपका इवन इवेंट है और E2 इवेंट है, तो इसमें कोई भी आपका पॉइंट कॉमन नहीं है। मतलब अगर आप E1 और E2 का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको सिर्फ 5 मिलेगा। तो जब आपके पास कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है, और उससे आपने कोई इवेंट उठाई हुई है या फिर ऐसी कुछ कंडीशन बनी कि आपकी जो अलग इसमें इवेंट बन रही है, और उन इवेंट्स में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ऐसी इवेंट्स को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कितने भी आप इसमें इवेंट ले सकते थे, जो भी आपकी कंडीशन बन सकती थी, तो उसमें किन्हीं भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन अगर 5 आया, तो ऐसी इवेंट्स को आप बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सबसे सिंपल सा फंडा था और आपको बेसिक तरीके से समझ में भी आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं जिनमें, जैसे मान लीजिए मैंने एक सैंपल स्पेस उठाया है, एक डाई का केस लिया जिसमें 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें एक इवेंट मैंने लिया कि वो ऑड नंबर का है, मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसमें ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर डाई के केस में ऑड नंबर देखे जाए, इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ 5 कर लेते हैं और यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं? ऑड दिख रहे हैं। और यहाँ पे सेकंड वाले इवेंट में नंबर क्या दिख रहे हैं? आपको इवन दिख रहे हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप 2 यही इवेंट बनाएं, या 2 से ज्यादा भी आप इवेंट बना लें, कितने भी इनफाइनाइट इवेंट्स बना लें, और आपका इनफाइनाइट जो आपका ये है सैंपल स्पेस है, उसमें भी क्या है आपका इनफाइनाइट नंबर, जो भी समझ लीजिए आप, कैसा भी आप इनफाइनाइट, कैसा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं सेट। तो अगर आपने उसमें से इवेंट्स बनाई हैं, तो जितनी भी आपकी इवेंट्स हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो सकती हैं, उनका अगर आप यूनियन निकालेंगे या उनको कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के बाद वापस से आपका वो क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस बन जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी इवेंट्स को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे डाइस का सैंपल स्पेस लिया, तो एक में आपको एक इवेंट में दिख रहा होगा ऑड नंबर और एक इवेंट में दिख रहा होगा इवन नंबर। अब इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो वापस से आपको क्या मिल रहा है? सैंपल स्पेस मिल रहा है। तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो आई होप आपको ये इवेंट भी क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट इवेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट इवेंट है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती है? जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ा होगा, तो वैसे ही आपकी क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सैंपल स्पेस लिया हुआ है जिसमें आपके 6 एलिमेंट है, 1 से लेकर 6 का, और इवन एक ऐसा इवेंट है जिसमें 2 4 5 है, और इसका इवन का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा उसको आप सैंपल स्पेस से माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका इवन डैश, यानी इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो ई में ना हो, तो जो ई में ना हो उसको आप क्या लिखेंगे? उसको सैंपल स्पेस से माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा? 1 3 6, राइट। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट इवेंट देखिए, इवेंट्स एसोसिएटेड विद और। आपने देखो कहीं पे एंड आता है इवेंट्स के बीच में, कहीं पे और आता है, तो उन इवेंट के साथ कैसे डील करते हैं? जैसे आपका E1 और E2 इवेंट है, तो इसका मतलब आप बात कर रहे हैं E1 यूनियन E2। ये छोटी छोटी चीज होती है जो आपको पेपर में बहुत काम आती हैं। तो अगर आपको और एंड क्लियर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी लोगों के क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो इस इवेंट का ध्यान रखना, जहां पे आपका कोई भी इवेंट है वो एसोसिएटेड है और के साथ, तो इसका मतलब हो गया E1 और E2, इसका मतलब E1 यूनियन E2। और अगर मान लो आपकी कोई इवेंट है जो एसोसिएटेड है विद एंड के साथ, मतलब एंड के साथ एसोसिएटेड है, तो उस केस में E1 एंड E2 को हम लिखते हैं E1 इंटरसेक्शन E2, यानी इनमें जो कॉमन आपका पार्ट है उसकी बात हो रही होती है।
अब लास्ट इवेंट है आपका इवेंट E1 बट नॉट E2। तो मतलब E1 बट नॉट E2 का मतलब ये होता है कि ये इन दोनों इवेंट के डिफरेंस की बात चल रही है। तो E1 माइनस E2, इससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पे देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को कहीं से आप, जैसे ए इवेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट A' होगा, या कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब ऐसा बार के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी यही कि हम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। और कुछ आपको यहाँ पे सेट के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अगर वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे A यूनियन B की बात कर रहा हूँ, तो A यूनियन B में सारा आ जाएगा, एक ये वाला सेट है, एक ये वाला सेट है, A यूनियन B। तो ये आप जो मैंने यहाँ पे शेडेड किया हुआ है वो A यूनियन B है। अगर मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूँ, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट, जो मैंने यहाँ पे डब्बा बनाया हुआ है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैंने इसको छोड़ के, जैसे एक अंदर वाला सेट, जो मैंने दो सेट लिए हैं यहाँ पे एक साइड A एक साइड B है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को। मतलब U में से आप इसको माइनस कर देंगे, जो ये आपका यूनिवर्सल सेट है इसमें से आप A यूनियन B को माइनस कर देंगे, तो ये A जो आप शेडेड पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, जो A यूनियन B में नहीं है, राइट। और ऐसे बहुत सारे सेट्स होते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही आप इसके वेन डायग्राम बना सकते हैं। और यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आपको बहुत ढंग से याद होना चाहिए, वो क्या है आपका, अब वो देखो ये दो फॉर्मूले हैं, इसका नाम ही अचानक से भूल गया मैं इसका नाम अभी, वो ये है फॉर्मूला। देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है किसके, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है आपका डी मॉर्गन लॉ, नाम याद आ गया मेरे को। ये दो आपको याद रखने, डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है, पहला भी दूसरा भी। तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। और इसके वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे बन जाते हैं वेल एंड गुड, वरना इसको नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको इसके वेन डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से दिखते हैं, और ये वेन डायग्राम के थ्रू कैसे इक्वल दिखते हैं, तो इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। और इसको प्रूव करने के लिए जनरली क्लास 11th में पूछा जाता है, और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको, मतलब ये फॉर्मूला डी मॉर्गन लॉ आपको पता होना ही चाहिए। तो सेट के कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेट पता होने चाहिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है, उसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, और कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।